तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोग तैयार हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकंड लेक्चर पढ़ने के लिए। और प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था वो मैं तुमको बता देता हूँ कि हमने फ्लक्स पढ़ लिया था कि फ्लक्स क्या होता है, यूनिट क्या होती है उसकी, एंड देन उसके बाद फैराडेज लॉ, लेंज लॉ पढ़ लिया था, लेंज लॉ एज एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ लिया था। एंड देन उसके बाद हमने डायरेक्शन ऑफ करंट निकालना सीख लिया था ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, और इसी टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिस्टमैटिकली समझते जाओ सब। ठीक है, देखो इधर, वेरी गुड। मान लो अगर मैं तुमसे कहूँ कि अपने पास ये एक लूप है, इसके इधर एक लूप है और इधर एक लूप है, ठीक है, और इसमें ऐसे करके करंट फ्लो हो रहा है। एंड दिस, पहला क्वेश्चन, आई इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इस लूप में करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, एक लूप इधर रखा है, एक लूप इधर। देन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए एंड बी, इन दोनों में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। बहुत प्यार से और अच्छा क्वेश्चन है ये, कैसे करके निकालेंगे समझो। देखो एक बात मैंने तुमको पिछले लेक्चर में बताई थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके अंदर जाएंगी यहाँ और अंदर जाएंगी घूम के इधर। मैग्नेटिक फील्ड किधर कैसे होगा, इधर होगा सब में बाहर की तरफ, इधर हर जगह कैसे होगा बाहर की तरफ, इधर हर जगह कैसे होगा बाहर की तरफ। ठीक है, कैसे होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि इनसाइड अगर अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड तो वो फील्ड लाइंस घूम के आती हैं, तो इधर कैसे होगा बाहर की तरफ सब जगह। ठीक, अब ये वाला करंट इंक्रीज हो रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों से एसोसिएटेड इंक्रीज होगा। अब इन दोनों में ऐसे करंट डेवलप हो कि वो उसके इंक्रीजिंग मतलब बाहर की तरफ है, उसके बढ़ने का अपोज करे, तो मीन्स इसमें ऐसा करंट हो कि अंदर की तरफ डेवलप हो जाए। तो इन दोनों में करंट जो आएगा ए और बी में, मैं यहाँ बना देता हूँ, ए और बी में अंदर की तरफ होना चाहिए, तो ऐसे करंट आएगा। दिस इज, ये कौन सा करंट है, क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज। सिमिलर करंट इसमें आएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे था, अंदर घूम के बाहर आया, करंट बढ़ रहा है, बाहर आया तो बाहर आ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो वो बढ़ रहा है, तो इसमें करंट आया उसके कारण अंदर आ जाए, अपोज होता है ना, तो इन दोनों में क्लॉकवाइज आएगा। ठीक, सेम केस एकदम दूसरा, मान लो आई डिक्रीजिंग के लिए बनाया जाए, बिल्कुल उल्टा। डिक्रीजिंग मतलब आई जो है डायरेक्शन यही है लेकिन करंट डिक्रीज हो रहा है। फिर से ए एंड बी में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैसे निकाला जाए। फिर से वही काम, भाई करंट की डायरेक्शन तो बदली नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बदलेगी, लेकिन एक बात कह सकते कि करंट इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज हो रहा है, तो बाहर जो फ्लक्स है वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें जो करंट डेवलप हो वो इसके कम होने का अपोज करे, मतलब उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड देना शुरू कर देगा। तो ऐसे आएगा, तो कैसे आएगा, दिस विल बी द डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है, इसके कारण आएगा बाहर, डायरेक्शन तो ऐसे ही निकालेंगे, बाहर आएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें भी वही आएगा क्योंकि सेम सिचुएशन ही है दोनों की। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसको समझने के लिए जो पिछले लेक्चर में मैंने बात बताई थी कि जो ये वाली डायरेक्शन होती है तो इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है आउटसाइड उसके अपोजिट होता है, तो वो बात समझ में आ जाएगी, तो तुम इसे अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, इसको मिटाते हैं और देखते हैं कुछ। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर तुमसे पूछा जाए तो तुम यही कंसेप्ट लगाओगे जो मैंने तुमको सिखाया, बट पुरानी वाली बातें याद हों जो पिछले लेक्चर में बताई थी, होगा तभी सही है। और देखो एक क्वेश्चन, मान लो ये अपने पास दो लूप और ये लॉन्ग वायर, ठीक, इसमें आई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, वायर दोनों, वायर इनफाइनाइट लॉन्ग और दो लूप है ऊपर नीचे ऐसे ही रखे हैं सेम,
जो प्लेन दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन फिर से ऐसे और ऐसे। इस बार इसमें जो आई है वो मान लो बढ़ रहा है, उसमें कांस्टेंट था। और तीसरा भी ऐसा ही क्वेश्चन, इनफाइनाइट लॉन्ग, और इसमें आई ऐसे ही है बट डिक्रीज हो रहा है। लूप अपने ए और बी हैं, ठीक। तो 3 क्वेश्चन हो गए, तीनों को सेपरेट कर लेते हैं। अब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ए एंड बी निकालना है सब में। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए एंड बी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए एंड बी। ए और बी दोनों में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट निकालना। वंस अगेन देखो करंट अगर कांस्टेंट, तो ये जो करंट कांस्टेंट है तो इसके ऊपर नीचे दोनों साइड मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना हो जाएगा, कांस्टेंट। इससे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना हो जाएगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट फ्लक्स कभी भी इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड वोल्टेज नहीं देता। तो नो करंट इन ए एंड बी पहले केस में, नो करंट इन ए एंड बी बिकॉज फ्लक्स इज कांस्टेंट, फ्लक्स इज कांस्टेंट, ठीक है। अब इस पे आओ, इसमें थोड़ा मैंने बदला है कि करंट को मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक। करंट को बढ़ा रहा हूँ तो देखो ऐसे है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर, बाहर की तरफ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ठीक है। डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड की निकालनी आती है, मैग्नेटिज्म में पूरा डिटेल में पढ़ा है। अब करंट बढ़ रहा है तो बाहर की तरफ फील्ड बढ़ रहा है और यहाँ पे अंदर की तरफ फील्ड बढ़ रहा है। तो इसको देख लेते हैं। तो बाहर की तरफ बढ़ रहा है तो इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होना चाहिए वो ऐसे हो कि जो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स है यहाँ, ठीक है, हर जगह ऐसे ही होगा ना, बाहर की तरफ होगा, ऊपर साइड, नीचे साइड, हर जगह अंदर की तरफ होगा, ठीक है। ये रूल लगाया ये वाला, ठीक है, चाहे ये लगा लो ऐसे। तो इसमें जो करंट आए वो बाहर की तरफ बढ़ने का अपोज करे। तो कहने का मतलब बाहर की तरफ बढ़ रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन दे, अंदर की तरफ दे, तो ये करंट आएगा ये वाला, ठीक है। ये मतलब क्लॉकवाइज, तो इसमें आ जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर आए। तो इसमें तो आएगा क्लॉकवाइज। इसमें अंदर है, बढ़ रहा है तो बाहर आए, बढ़ने का अपोज तो ऐसे ही हो, तो ऐसे आए बाहर। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, दिस इज, इसमें आएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इसी चीज़ को यहाँ देखो, तीनों क्वेश्चन को जोड़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, इसलिए तीनों पैरेलली करा दिए साथ में ही। देखो करंट तो डायरेक्शन यही है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे बाहर होगा और यहाँ अंदर होगा, ठीक है। अब वो करंट डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है और डिक्रीज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कम होने का अपोज हो तो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आए। तो कहने का मतलब ऐसे करंट आए तो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो ये वाली डायरेक्शन बनेगी, ठीक। सिमिलर इसमें आओ, अंदर है कम हो रहा है तो सेम डायरेक्शन में, तो ये वाला करंट बनेगा ऐसे। तो ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कौन सा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये तीनों जोड़ के देख लोगे तो तुमको समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक। इसको भी मिटा देते हैं। मैं उधर से भी करंट ले सकता हूं, तो वो टाइम पास नहीं कर रहे, समझ गए हो इस टाइप के क्वेश्चन को। 3 क्वेश्चन बताए, अब देखो 3 और, 1, 2 और 3। इसमें मैंने क्या किया है कि एक वायर टाइप का लिया है और उस वायर में क्या है, एक प्रोटॉन छोड़ दिया, प्रोटॉन ऊपर नीचे वही लूप रखें, इसमें एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, जा रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे वही वायर मतलब लूप रखें, और यहाँ पे एक न्यूट्रॉन छोड़ दिया, फिर से वही 2 लूप रखें, ए बी ए बी ए बी, ठीक है। इन सब में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। तो देखो ये प्रोटॉन है, दिस इज प्रोटॉन। अब ये प्रोटॉन इधर जा रहा है तो ऐसे समझो कि ये पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, तो इसमें 2 केस बनेंगे। कैसे, सिंगल चार्ज है तो जब पास आएगा मतलब इन लूप्स को अप्रोच करेगा
तो इन लूप्स से एसोसिएटेड फ्लक्स बढ़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा, और दूर जाएगा तो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये थोड़ा अलग है क्योंकि करंट वाला केस अलग था और सिंगल चार्ज वाला केस अलग है। क्यों है? क्योंकि इसमें पहले जब पास आएगा, ठीक है, क्योंकि करंट में तो मल्टीपल चार्जेस, सारे चार्जेस होते हैं ना, तो वो एक अलग सिचुएशन। यहाँ सिंगल चार्ज है, या तो वो यहाँ होगा या यहाँ होगा। जब यहाँ होगा तो फ्लक्स कम होगा, जब यहाँ आ जाएगा तो फ्लक्स ज़्यादा होगा, जब आगे निकल जाएगा तो फिर से फ्लक्स कम होने लगेगा। क्योंकि हमें पता है कि मूविंग चार्ज के कारण उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लिखने का फॉर्मूला हमको याद है, वो बायो-सावर्ट लॉ से रिलेटेड है। तो डिस्टेंस जितनी ज़्यादा, फील्ड उतना कम। ठीक, तो देखो इसमें दो केस बनेंगे, एक अप्रोचिंग एंड दूसरा होगा मूविंग अवे। एक समझ लोगे तो दूसरा वाला वैसे ही समझ आ जाएगा। कैसे? अप्रोचिंग में देखो, जब ये पास आएगा तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स, ठीक है, तो यहीं पे दोनों को पार्ट वाइज कर लेते हैं, ए और बी को। इससे एसोसिएटेड फ्लक्स बढ़ेगा। अब देखो पॉजिटिव चार्ज है तो करंट की डायरेक्शन, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर होगा और नीचे किधर होगा? अंदर। तो पास जैसे अप्रोच कर रहा है तो बाहर की तरफ है, और वो बढ़ रहा है तो बाहर की तरफ बढ़ रहा है, तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में देना चाहिए। ऐसे आएगा करंट, ठीक है, तो इसमें आएगा ऐसे। ये कौन सी डायरेक्शन? क्लॉकवाइज, क्योंकि इसका किधर आना चाहिए? अंदर। अब नीचे किधर? अंदर है, और पास आने पे बढ़ रहा है, तो इसमें अपोजिट आना चाहिए, ठीक है, किधर आना चाहिए? बाहर। तो ये कौन सी डायरेक्शन बनेगी? एंटी क्लॉकवाइज। अब मूविंग अवे, जब दूर जाएगा तो दूर जाने पे क्या है? डायरेक्शन तो नहीं बदली, लेकिन दूर जाने पे धीरे धीरे मैग्नेटिक फ्लक्स कम होने लगेगा। अब है तो बाहर और कम हो रहा है तो बाहर कम हो रहा है, तो इसमें जो करंट आए वो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दे, जैसे कम होने का अपोज। तो ये करंट बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो सिमिलरली इसमें क्लॉकवाइज आ जाएगा, ठीक है, इतना ही सोचना है बस, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज के लिए है बिल्कुल सब कुछ वैसा ही, बस डायरेक्शन का अंतर रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो देखो ऐसे सोचो, इसमें भी केस तो वो दोनों बनेंगे, एक बनेगा अप्रोचिंग का और एक बनेगा मूविंग अवे का, ठीक है। अब अप्रोचिंग और मूविंग अवे में दोनों केस बना लो, ए लूप में और बी लूप में। देखो अप्रोचिंग में क्या है, बस इतना समझो, जैसे जैसे ये चार्ज पास आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ेगा ही, वो सब वैसे ही, बस डायरेक्शन बदलेगी। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज उधर जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन ये चीज़ बदल गई, यहाँ पे डायरेक्शन अंदर और यहाँ बाहर, जो यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा तो प्रोटॉन की डायरेक्शन होती है उल्टी डायरेक्शन में, ले लो, ठीक। तो अप्रोचिंग में अंदर है और पास आने पे बढ़ेगा, अंदर की तरफ है और बढ़ रहा है, तो अपोजिट आए, तो अपोजिट कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो सिमिलरली बी वाले में उल्टा हो जाएगा, कैसे? बाहर है, बढ़ रहा है, तो इसका अंदर आना चाहिए, तो क्लॉकवाइज, ठीक। अब दूर जाएगा तो अंदर है, कम हो रहा है, तो सेम डायरेक्शन में आना चाहिए। दूर जाएगा जब यहाँ से तो अंदर है, तो दूर जाने पर कम होगा, तो सेम डायरेक्शन मिलना चाहिए, कम होने का अपोज होना चाहिए। तो किधर हुआ? ऐसे, दिस इज क्लॉकवाइज। सिमिलरली ये एंटी क्लॉकवाइज। ये तो चार्ज ही नहीं है तो नो करंट, चार्ज नहीं है तो नो करंट, क्योंकि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उस मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स बनता है और उसी के चेंज होने से करंट आता है, तो वो तो नहीं होगा। तो इसको भी अच्छे से समझ लेना, ये वाला कई बार पूछा गया अच्छे एग्जाम में, वो भी पूछा गया है, देख लेना अच्छे से, ठीक है। इन्हें निपटा देते हैं। और देखो केसेस, अगर मान लो मैं तुमसे कहूँ कि अलग सिचुएशन ले रहे हैं थोड़ी सी, ठीक है। ये तो डायरेक्शन के हमने बहुत सारे केसेस देखे, और जो भी हमने केसेस देखे उनमें इजीली डायरेक्शन फाइंड आउट करने का तरीका हमने सीख लिया। अब आगे के केसेस को पहले मैं एक काम करता हूँ कि अब तुमको ना मैग्नीट्यूड भी निकालना सिखाता हूँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड अभी तक हमने नहीं निकाला है, ठीक है।
तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालना सीखते हैं, ठीक है ना। देखो अब निकालते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैंने बताया था क्या यूज़ करेंगे, कौन सा तरीका, दैट वाज फैराडेज सेकंड लॉ, ठीक है। डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, लेंज लॉ, ठीक। तो देखो ध्यान से, अगर हमने पढ़ा था दिस इज ई इक्वल्स टू डी फाई ओवर डी टी, तो मैग्नीट्यूड में ही बात करेंगे, माइनस वाला साइन तो उसकी डायरेक्शन में सीख ली। तो ई इक्वल्स टू डी फाई ओवर डी टी या फिर ई एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, मान लो मैं कहता हूँ इनिशियल फ्लक्स था 10 वेबर, फाइनल फ्लक्स हो गया 50 वेबर, ठीक है। और जो टाइम लगा उसमें 3 पार्ट बना लेते हैं, एक में लगा 2 सेकंड, एक में लगा 5 सेकंड और एक में लगा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड, ठीक है। मीन्स एक में तेजी से चेंज किया, एक में उससे धीरे और एक में बिल्कुल धीरे, ठीक। तो कितना आया, इंड्यूस्ड ईएमएफ है डेल्टा फाई चेंज इन फ्लक्स 50 माइनस 10, 40 डिवाइडेड बाय 2, कितना आया 20 वोल्ट। इसमें कितना आया, इसको E1 मान लो, इसको E2 मान लो, ठीक है। चेंज इन फ्लक्स मैंने कांस्टेंट कर दिया है, टाइम अलग अलग किया है, इसमें आया 8 वोल्ट। E3 कितना आएगा, चेंज इन फ्लक्स 40 डिवाइडेड बाय 10, 4 वोल्ट। तो एक बात समझ में आ गई कि जितनी तेजी से इससे जल्दी ये, इससे जल्दी ये, जितनी तेजी से फ्लक्स चेंज करोगे उतना ही फ्लक्स उतना ही है। मीन्स जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट है दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द चेंज इन फ्लक्स, इट डिपेंड्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। कितना फ्लक्स मैंने फ्लक्स कांस्टेंट कर दिया, सब में 40 है, लेकिन एक में जल्दी किया, एक में धीरे, एक में बिल्कुल धीरे। जिसमें जल्दी किया उसमें ज़्यादा वोल्टेज डेवलप होगा, जिसमें थोड़ा धीरे किया उसमें कम, और जिसमें और धीरे किया उसमें सबसे कम। तो उतना ही फ्लक्स होगा हमारे पास, लेकिन हम उसको धीरे धीरे चेंज करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो काफ़ी कम वोल्टेज डेवलप होगा। ये बेसिक बात दिमाग में रखोगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो ये बात तो समझ में आ गई होगी, ये मैंने तुमको बस समझाने के लिए छोटा सा कंसेप्ट एक लिया था। अब दूसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से, मान लो ऐसे ही क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा लेवल इनका बढ़ाता जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक। पहले बिल्कुल बेसिक ले रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर नहीं रहे। देखो मान लो कोई एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, कांस्टेंट है। कहीं पे जो फ्लक्स है, फ्लक्स छोड़ो मैग्नेटिक फील्ड ही ले लेते हैं, एरिया लिया तो मान लो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिया 2t स्क्वायर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है। तो पहला बताओ कि फ्लक्स एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, EMF एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, 2 सेकेंड पे निकाल लेते हैं, सब कुछ यही एनालाइज कर लेते हैं। और करंट एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड और रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, जिस लूप या सर्किट से एसोसिएटेड वो फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है उसका रेजिस्टेंस डिफाइन कर दिया मैंने, मान लो 10 ओम, ठीक। करंट तो तभी आएगा जब रेजिस्टेंस होगा। तो देखो ध्यान से, फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल्स टू दिस इज बी ए कॉस थीटा, फाई इक्वल्स टू बी कितना है 2t स्क्वायर, ए कितना है 2, ठीक। तो कॉस थीटा तो वही, मैं एंगल अभी कुछ नहीं ले रहा हूँ, परपेंडिकुलर केस है, ठीक है। परपेंडिकुलर केस है, मीन्स परपेंडिकुलर केस का मतलब ये हुआ लाइक दिस, ठीक है। कोई भी एरिया मैग्नेटिक फील्ड एकदम उसके परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर के अलॉन्ग हो गया। तो जब मैं कुछ नहीं दूंगा तो मान के चलना थीटा इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। तो फाई इक्वल्स टू
4t² आ गया। अब पहला क्वेश्चन कि 2 सेकेंड में फ्लक्स कितना होगा, तो t की वैल्यू 2 सेकेंड रखो, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 वेबर आ गया। अगर तुमसे कहा जाए EMF 2 सेकेंड पे कितना है, तो E इक्वल्स टू कितना होता है d∅/dt। बहुत प्यार से इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लो, तो कितना हो जाएगा 8t, तो E कितना आएगा, t की वैल्यू अब रखो तो 2 सेकेंड, तो 16 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है। और अगर मैं तुमसे यहीं पे करंट कहूँ, तो मैंने 2 सेकेंड पे ही कहा है, तो उतना ही वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दिस इज 1.6 एम्पियर, उतना करंट तुम निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, ये सब काम करने में देर नहीं लगेगी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो अगर मैं और थोड़ा सा अच्छा करता हूँ क्वेश्चन का लेवल। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 3, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरे पास ये लूप है, मान लो रेजिस्टेंस मैं अपनी तरफ से ऐसे डिफाइन कर दूं, ऐसे बना दिया। ठीक है, मान लो ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 1 ओम और ये भी 2 ओम। ठीक है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। मैं कहता हूँ इसकी रेडियस, मान लो इसकी रेडियस जो है r है, इस सर्कुलर लूप की रेडियस में डिफाइन कर दे रहा हूँ। मान लो रेडियस है π/, ऐसे लिख लो, दिस इज दिस, कुछ भी लिख सकते हैं रेडियस मीटर में। ठीक है, ये रेडियस हो गई, और कहीं वहाँ पे फ्लक्स मैं बोल देता हूँ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में बोल देता हूँ, दिस इज 2t, और अच्छा ले लेते हैं 2t²। ठीक है, 2t² दिख रहा है। अब निकालते हैं फ्लक्स एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ठीक है, इजी करने के लिए 2 में वैल्यू ले रहा हूँ, 10 ले लो, जितना लेना है उतना ले लो, बात वही है, कैलकुलेशन ही बनेगी अगर तुम अलग अलग लेते जाओगे, ज़्यादा लोगे। फ्लक्स आ गया। अब है चेंज इन फ्लक्स इन t इक्वल्स टू 2 टू t इक्वल्स टू 4। ठीक है, इंड्यूस्ड EMF एट t इक्वल्स टू फिर से 2, और करंट इंड्यूस्ड एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, और साथ साथ इसमें भी करंट बताओ, ये वाला। ठीक है, ये वाला करंट है, इसका नाम मैं रख दे रहा हूँ, दिस इज I1 करंट बताओ। ठीक है, करें, आसान है बिल्कुल। देखो कैसे, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो इसको, तो क्या करना है, सबसे पहले तो फ्लक्स की इक्वेशन लिख लो। फाई इक्वल्स टू क्या होता है, दिस इज BA cos थीटा, B कितना है 2t², एरिया कितना πr², ये थोड़ा सा अच्छा कर लो। ठीक है, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन के लिए रेडियस दी है, वो कुछ भी हो सकती है, दिस इज 2/π, तो कितना आया 4t²। फ्लक्स की इक्वेशन मिल गई, किसी भी समय फ्लक्स निकालनी। अब पुराना वाला क्वेश्चन बन गया जो इससे पहले कराया था, बिल्कुल वहीं से बिल्कुल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था, फ्लक्स एट 2 सेकेंड, तो फ्लक्स एट 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर 4, 16 वेबर आ गया। फिर चेंज इन फ्लक्स यहीं पे लिख लो, डेल्टा फाई, तो फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, तो फाइनल फ्लक्स मतलब 4 सेकेंड पे फ्लक्स, 4 पे 4 का स्क्वायर 16, तो आया 64 माइनस इनिशियल का मतलब 2 पे 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, 48 वेबर आ गया चेंज इन फ्लक्स। अब अगर तुमसे कहा जाए E, तो E इक्वल्स टू क्या होता है, सबको पता है d∅/dt, d∅/dt उससे निकालो, तो कितना आ जाएगा 8t, तो कितने कहा 2 सेकेंड पे, तो 8 इंटू 2 16 वोल्ट। फिर कहा करंट, तो I इक्वल्स टू V/R या फिर E/R जो लिखना है लिख लो,
ई की वैल्यू, क्योंकि मैंने करंट 4 पे पूछा है, ठीक है ना, तो पहले 4 पे ई निकालो, तो 4 यहाँ रखो, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 इंटू 4 64, तो वोल्टेज आया नहीं, वोल्टेज नहीं आया, यहाँ रखो, वोल्टेज निकालना, वोल्टेज वाली इक्वेशन, ठीक है, यहाँ रखोगे तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी रखनी है 4, तो 32 आया, तो 32 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना, रेजिस्टेंस वो नहीं, वो तो रेडियस है, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्योंकि मुझे करंट चाहिए, करंट एट ई इक्वल टू 4 सेकेंड, टोटल करंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ क्योंकि इसमें करंट कुछ और होगा, इसमें करंट कुछ और होगा। देखो फ्लक्स, हाँ ये रेजिस्टेंस कौन सा, क्योंकि मैंने कहा है टोटल करंट, ठीक है, तो टोटल करंट का मतलब फिर टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का। इन दोनों का सीरीज़ कितना आया 4, और उस 4 का इस 4 के साथ पैरेलल, ठीक है, क्योंकि टोटल करंट तो यहाँ से चलेगा ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे घूमते हुए इधर डिवाइड होगा, इधर डिवाइड होगा, ऐसे जाएगा, यहाँ से चलेगा ऐसे, ऐसे आएगा, कुछ इधर से जाएगा, कुछ नीचे से आएगा, फिर ऐसे जाएगा, तो टोटल करंट तो इसी लूप में होगा, इस वाले में, ठीक है। अब वो किधर होगा, वो डायरेक्शन की पहले बात कर लेते हैं, तभी बनाते हैं ये, ठीक है ना, पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो अंदर की तरफ अगर बढ़ रहा है, अंदर की तरफ अगर बढ़ रहा है तो इसमें ऐसे करंट डेवलप हो कि उसके बढ़ने का अपोज हो, तो ऐसे हो, तो बाहर की तरफ आए इसका फील्ड, ठीक है, सही डायरेक्शन बनाई थी, ऐसे हो, तो ऐसे करके आएगा, ठीक है, तो ऐसे करके आएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस दोनों सीरीज़ में 4 का 4 पैरेलल, 2 और 2, फिर ये 2 1, ये सब सीरीज़, ठीक है, ये जो भी आएगा इस सब का, ये तो 2 आ जाएगा इन तीनों का, नीचे वालों का, और वो 2 इन दोनों के साथ सीरीज़ में लग जाएगा, तो कितना आया 5 टोटल रेजिस्टेंस, 6.4 एम्पियर, ठीक है। अब ये वाला करंट निकालना बहुत आसान है, यहाँ से I1 कैसे, यहाँ से टोटल करंट आई आएगा, वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, तो ये भी टोटल 4 है और ये भी 4 है, तो 4 और 4 पैरेलल हो गए, तो कितना करंट आया 6.4, तो 6.4 जो होगा वो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, तो 3.2 एम्पियर। बाकी तो करंट डिवाइडर लगाना है, बाकी करंट डिवाइडर लगाना है, अगर कुछ और होता है वो इलेक्ट्रिसिटी में सीखा हुआ है, वो इलेक्ट्रिसिटी वाला पुराना तरीका अपना है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी वाला ही पुराना तरीका लगाना है, ठीक है ना, तो इसको मिटा देते हैं। तो बार बार हम मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मेहनत कर रहे हैं और हमारी मेहनत कामयाब हो रही है, ठीक है, तुम भी ईमानदारी से करोगे तो तुम्हारी भी कामयाब होगी, ठीक है, अच्छे से सीखते हुए चलना है। मैंने बोला था ये टॉपिक लास्ट ऐसा टॉपिक है जिस पे तुमको वाकई ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है, इसके बाद इतने ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं रहेंगे। ये हो गया, अब एक बात सीख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इधर चार्ज फ्लो ड्यूरिंग, ये कई बार पूछा जाता है, ड्यूरिंग इंड्यूस्ड करंट, ठीक, कैसे निकालेंगे, देखो एक तो ये तरीका है कि तुमने फ्लक्स निकाल लिया, फ्लक्स से ईएमएफ निकाल लिया, ईएमएफ से करंट निकाल लिया, और फिर Q इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी लगा दिया, दिस इज डेल्टा Q, ऐसे आ सकता है। एक तो तरीका ये, ठीक, जैसे मैंने फाई की इक्वेशन दी, फाई की यहीं पे करते हैं इधर, अगर मैंने फाई की इक्वेशन दी, फाई इक्वल्स टू, मान लो कोई भी इक्वेशन पुरानी वाली ले रहे हैं, मान लो 2t², ऐसे फ्लक्स दे दिया, फ्लक्स से वेरिएबल, ठीक। अब तुमने कैसे निकाला, मान लो रेजिस्टेंस भी दे दिया, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 2 ओम, ठीक, तो E इक्वल्स टू कितना आया d∅/dt, तो E इक्वल्स टू 4t, तो I इक्वल्स टू E ओवर R, तो 4t डिवाइडेड बाई 2, तो 2t आ गया I, तो डेल्टा Q इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। मान लो इन 2 सेकेंड में चार्ज फ्लो निकालना है, तो 0 से 2 लिमिट्स लगेंगी, तो डेल्टा Q इक्वल्स टू कितना आया 0 से 2, I की वैल्यू 2t dt,
ये बिल्कुल पुराना तरीका। तो t²/2 लिमिट्स 0 से 2, ये तो कट जाएगा, तो 4 कूलम आ गया चार्ज। ये इलेक्ट्रिसिटी वाला तरीका कि करंट की इक्वेशन बना लो और फिर इंटीग्रेट कर दो। और करंट की इक्वेशन बनाना हम यहाँ पे कई बार सीख चुके हैं। इससे पहले वाले सब क्वेश्चन में मैंने करंट की इक्वेशन बनवाई थी। तो पहले फ्लक्स की इक्वेशन बनाओ, फिर ईएमएफ की इक्वेशन बनाओ, फिर करंट की इक्वेशन बनाओ, फिर इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी इज कॉल्ड चार्ज, अगर वहाँ पे करंट वेरिएबल है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है वो यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखो E इक्वल्स टू क्या है, d∅/dt। तो तुम ऐसे कर लो, E एवरेज लिखा जाए तो क्या होता है, ΔΦ/ΔT। अब E एवरेज इज इक्वल्स टू V इक्वल्स टू IR होता है, तो I इंटू R। ठीक, अब वो I भी एवरेज ही होगा, तो ΔΦ/ΔT, I एवरेज क्या होगा, ΔQ/ΔT इंटू R। डेल्टा टी से डेल्टा टी, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू ΔΦ डिवाइडेड बाय। दूसरा तरीका ये है, कैसे टोटल चार्ज निकालना है। टोटल चार्ज का मतलब है एवरेज वाला टोटल, यहाँ से लेके वहाँ, 2 से लेके 4, 5 से लेके 10, तो वो टोटल, इसीलिए एवरेज लिया, इसलिए इंस्टेंटेनियस नहीं लिया। एवरेज क्या है, ΔΦ/ΔT। अब ΔΦ और एवरेज वोल्टेज V इक्वल्स टू IR, तो I एवरेज इंटू R, R तो कांस्टेंट होता है, अगर ये एवरेज तो ये भी एवरेज। ठीक है, और I एवरेज क्या होता है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ΔT से ΔT कट गया, तो ΔQ इक्वल्स टू ΔΦ डिवाइड। ये डायरेक्ट सॉल्व करेगी क्वेश्चन को, डायरेक्ट एप्लीकेबल, ये डायरेक्ट एप्लीकेबल है। कैसे, अब इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं। ठीक है, हियर अप्लाई करके देखें उस इक्वेशन को, ΔΦ डिवाइडेड बाय ΔR। तो देखो इनिशियल फ्लक्स कितना हो गया, फ्लक्स इक्वेशन ये है, इनिशियल का मतलब 0, तो 0 रखो, तो इनिशियल फ्लक्स 0। फाइनल फ्लक्स कितना हो गया, फाइनल का मतलब 2 सेकेंड में कहा है, 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 8, तो रेजिस्टेंस तो है ही, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू ΔΦ डिवाइडेड बाय R। ΔΦ फाइनल माइनस इनिशियल, 8 डिवाइडेड बाय R कितना, 2, 4 कूलम आ गया। ठीक, थोड़ा थोड़ा फील आ गया। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं जिससे श्योर हो जाए। हालांकि श्योर हैं, तुमको श्योर करना है, अपने तो है ही। ठीक, देखो इफ t इज इक्वल्स टू 2 से t इज इक्वल्स टू 4 में निकालूं, टाइम 0 से 2 की जगह 2 से 4 ले लें, जिससे 2 टाइम प्रॉपरली मिले, तो इसमें लिमिट्स 2 से 4 हो जाएंगी, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो यहाँ तक मैं सीधे ΔQ इज इक्वल्स टू 2 इंटू t²/2, जहाँ से चेंज हो रहा है वहीं से यूज़ कर रहा हूँ, 2 से लेके लिमिट्स 4 तक, तो ये तो कट जाता है। यहाँ पे स्क्वायर 16, यहाँ पे स्क्वायर 4, कितना आया, 12 कूलम। इससे आ गया, इससे यहाँ निकाल के देख ले रहे हैं, 12 कूलम आना चाहिए। तो ΔQ फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय R। फाइनल कितना, फाइनल मतलब 4 पे, कहाँ तक निकालना है, 4 तक, तो 4 पे मतलब इसमें 4 रखो, 16 इंटू 2 32, माइनस इनिशियल कितना 2 पे, 2 यहाँ रखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 मतलब 8, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना 2 ओम, तो 32 में से 8 गया 24, और 24 डिवाइडेड बाय 2 12 कूलम। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हें इंटीग्रेशन का शौक है तो तुम इंटीग्रेट करके करना, नहीं शौक है तो डायरेक्ट कर लो, यहीं से हो जाएगा। कोई इक्वेशन इतनी लंबी चौड़ी और इंटीग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार देखो इसको, समझ गए। तो या तो इंटीग्रेट करके करना या फिर करना डायरेक्ट। तो डायरेक्ट सही रहेगा, ΔQ इक्वल्स टू ΔΦ डिवाइडेड बाय R लगाओ। ठीक है, क्यों टाइम पास करना, क्यों ज़बरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड बना के सॉल्व करना। पता है हमको इंटीग्रेशन आता है, लेकिन हम टाइम पास करने के लिए थोड़े हैं। ठीक है, तो ये फिनिश। अब आगे बढ़ते हैं। देखो
अगर मैं तुमसे कहूं मान लो ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और उसमें करंट फ्लो रहा है 2t², ठीक, और इसके आसपास एक लूप रखा है, ठीक है। अब एक बात सोचो, क्या इस लूप से एसोसिएटेड कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो सकता है? ठीक, वो करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ से मान लो ये d डिस्टेंस और ये 2t, ठीक, ये तो d का ही होगा, स्क्वायर लूप मान लिया मैंने, ठीक। अब सबसे पहला काम है, पहले निकालो फ्लक्स एसोसिएटेड विद लूप। फ्लक्स कितना होगा? देखो एक बात समझो, हम डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं लगा सकते। कैसे? देखो यहाँ पे इससे जितनी दूर आओगे, ठीक है, जितनी दूर जाओगे इनफाइनाइट वायर से जितनी दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वेरिएबल है, और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स किससे आएगा? इंटीग्रेशन से, ठीक। तो मैं लगाऊंगा फाई इज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए। बाकी बी और डी ए सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। इधर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? अंदर की तरफ हर जगह, ठीक है। तो एक काम करो, x डिस्टेंस पे मानो, x डिस्टेंस पे ले लो और x डिस्टेंस पे जाके ये एलिमेंट बना लो, इस एलिमेंट से एसोसिएटेड निकाल लो। तो x डिस्टेंस पे dx विथ का एक एलिमेंट मान लो। तो देखो x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मान सकते हैं भाई, इस एलिमेंट के लिए तो कांस्टेंट मान सकते हैं। यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाने में कोई चेंज नहीं आएगा, बहुत बारीक चेंज होगा जो कि निग्लिजिबल होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है तो वो फाइनाइट चेंज होता, इसलिए एलिमेंट लेते हैं। तो देखो इंटीग्रेशन b कितना, μ0/4π 2i ओवर x, और एरिया कितना एलिमेंट का d। एक काम करो, डिफ्रेंसिएशन आगे जरूरत पड़ सकती है, इसलिए d को यहाँ कुछ और मान लेते हैं, l, इसको 2l, इनको l मान लो, क्योंकि जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये भी d दिखेगा तो वो कंफ्यूज करेगा, ठीक। तो 2i ओवर x और एरिया कितना बनेगा? l इंटू डी एक्स, एल इंटू डी एक्स। अब देखो अगर l नहीं लेते तो d इंटू डी एक्स आता, कैसा अजीब गरीब लगता, बिल्कुल तो मज़ा नहीं आता उसमें, ठीक है। तो इसका एरिया l इंटू डी एक्स करके आ गया। इसमें जो भी फ्लक्स आया, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया जाए, μ0/4π 2i इंटू एल और ln, इंटीग्रेट करोगे तो ln हो जाएगा, ln। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? x की लिमिट यहाँ से और यहाँ तक, l से लेके 2l तक। तो फ्लक्स कितना आया? μ0/4π, दिस इज 2il ln। देखो ln 2l माइनस l रखोगे, ln 2l डिवाइडेड बाय l आएगा तो ln 2 आ जाएगा बाद में। तो ये तो आया टोटल फ्लक्स। मैं चाहूँ यहाँ पे करंट की वैल्यू रख दूँ, क्या? 2t², ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि पहले मत रखना, पहले रखोगे तो तुम ही कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, कि यार क्या करें, t भी आ गया फंक्शन ना। लेकिन दिस इज फ्लक्स एट एनी इंस्टेंट, दिस इज एट एनी इंस्टेंट, उस लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स है ये, एट एनी इंस्टेंट। अब तुम मुझको बताओ, पहला क्वेश्चन हो गया फ्लक्स एसोसिएटेड विद लूप, दूसरा क्वेश्चन भी पूछ ले क्या? देखो ईएमएफ एसोसिएटेड, ठीक है। ईएमएफ निकालें, ईएमएफ निकालना बहुत आसान है। कैसे? जब भी फ्लक्स की इक्वेशन मिल जाती है तो ई इक्वल टू क्या होता है? डी फाई ओवर डी टी। अब फाई की इक्वेशन को आई की वैल्यू रख के टाइम के टर्म्स में बना लो,
क्योंकि देखो टाइम, अगर ये वाला टाइम मतलब करंट वेरिएबल होगा तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वेरिएबल होगा टाइम के साथ, और लगातार इससे एसोसिएटेड फ्लक्स। अगर ये करंट कांस्टेंट होता, समझना बात को, यहाँ बहुत सारे तुम्हारे डाउट क्लियर होंगे जो आगे पीछे आ सकते हैं, पहले से हो सकते हैं। अगर ये करंट कांस्टेंट होता तो इससे एसोसिएटेड जो भी फ्लक्स होता वो कांस्टेंट होता। वो एक अलग बात है कि यहाँ पे फील्ड कुछ और होता, यहाँ और होता, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो हमेशा रहता उतना ही। मान लो यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स 50 वेबर होता तो वो 50 वेबर ही रहता हमेशा, लेकिन टाइम के साथ साथ करंट बढ़ेगा तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ेगा। अब बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ सकता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ d∅/dt से निकलेगा, ठीक है। अब देखो ये फ्लक्स में करंट कांस्टेंट होता तो ये पूरा फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता, सब कुछ कांस्टेंट दिखता, μ0/4π 2L और I भी कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट तो आता 0, लेकिन I इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम है 2t², ठीक है। तो मैं एक काम कर लूँ, डायरेक्ट लिख लूँ, बिल्कुल मुझको इतनी परमिशन तुमको देनी ही होगी कि सर आप डायरेक्ट लिख लो। तो देखो I की जगह 2t² लिखूँगा और उसी का डिफ्रेंसिएशन होगा, ये सब कांस्टेंट है। तो चलो तुम्हारे लिए लिखता हूँ दोबारा से d/dt 2t², ठीक है। तो कितना आ जाएगा, E = μ0/4π 2L ln2 डिवाइडेड बाय 4π। देखो 2 बार 4π लिखने की गलती हो रही है। अब d/dt ये कितना हो जाएगा 4t। ये ईएमएफ आ गया किसी टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया ईएमएफ भी वेरिएबल है। अब बात है करंट, ठीक है। मैं कहता हूँ ये ईएमएफ 5 सेकंड पे कितना होगा, तो टी की वैल्यू 5 रख दो वहाँ, ठीक, वो सब हो जाएगा। अब बात ये है कि करंट, तो मैं इनके रेजिस्टेंस डिफाइन करूँगा जब करंट कहूँगा, लेकिन करंट की डायरेक्शन किधर होगी। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट बढ़ने पर अंदर की तरफ बढ़ेगा, तो इसमें जो करंट डेवलप हो वो अपोजिट डायरेक्शन में दे, तो इसमें करंट कैसे आएगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। बाकी E/R से आ जाएगा, मैं इनके R सबके डिफाइन कर दूँ, ऐसे किताब में डिफाइन कर दिए जाते हैं, तो चारों को जोड़ दो 4R हो जाएगा, टोटल चारों का मिला के R दिया तो R से डिवाइड कर दो तो वो आ जाए। अगर मैं तुमसे कहूँ कि t0 टाइम में इस लूप से एसोसिएटेड कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा, भाई करंट फ्लो होगा तो चार्ज फ्लो करके चला जाएगा ना, कोई सेक्शन ले लिया कि इससे कितना चार्ज क्रॉस करके चला जाएगा, तो ऐसे लगातार फ्लो करेगा तो इससे कितना, जितना टाइम ज़्यादा उतना चार्ज ज़्यादा, इसलिए टाइम लिमिट दे देंगे कि t0 टाइम में निकालो। t0 का मतलब हो गया 10 सेकंड में निकाल लो मान लो, ठीक है, वो एक गिवन टाइम दे दिया। तो t0 टाइम में इस लूप में कितना चार्ज फ्लो करके जाए, तो वो दो तरीके, एक तो है इंटीग्रेशन ऑफ I/dt और दूसरा क्या सिखाया, तो चार्ज फ्लो अगर निकालें, चार्ज इन t0 टाइम कितना आ जाएगा, ΔQ = ΔΦ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। R इज़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस लूप, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ, R इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस लूप, ठीक है। तो ΔΦ डिवाइडेड बाय R, तो ΔΦ लिखने में किसी को बुराई नहीं आनी चाहिए। कितने में निकालूंगा, t = 0, तो यहाँ पे तो मैं करंट को 2t² लिखूँगा, 2t² लिखूँगा तो t = 0 पर फ्लक्स इनिशियल कितना हो जाएगा 0, तो फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाय R, ठीक। तो इनिशियल फ्लक्स कितना है, वो तो 0 है, फाइनल फ्लक्स कितना है, यहाँ लिख ले रहे हैं, फाइनल फ्लक्स है, यहाँ पे t0 लिखना है, तो μ0/4π 2 × I की जगह 2t², तो 2t0² × L ln2, ये फाइनल फ्लक्स। तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखने के बाद, इनिशियल तो है ही नहीं तो रेजिस्टेंस से ही डिवाइड कर दो, इवन इसी इक्वेशन को रेजिस्टेंस से डिवाइड करो। दूसरा तरीका क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ I/dt, तो पहले I की इक्वेशन लिखो, I की इक्वेशन में ये आएगा, I क्या होगा, R नीचे आएगा, ये आएगा, और एक बार इसको इंटीग्रेट करोगे तो फिर से t²/2 आ जाएगा, तो t²/2 से ये 4 कट जाएगा, तो 2 दिखेगा ये वाला और 2 ये वाला, तो 2 बार 2 है वही, ठीक है। तो चार्ज फ्लो पूछा जाए तो चार्ज फ्लो निकालने में बुराई नहीं है, जो कुछ पूछा जाए वो सब हम निकाल सकते हैं, हमको बस
कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मिटा दूं, देख लो ध्यान से, मिटा देते हैं। तो चार्ज फ्लो के लिए हमारे पास एक बिल्कुल तरीका आ गया जिससे हमें तो परेशान होने की जरूरत नहीं कि हम बार बार इंटीग्रेट करते फिरेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल का मतलब ये है कि जब चार्ज निकालेंगे तब नहीं करेंगे, वरना तो करेंगे ही। ठीक है, इंटीग्रेशन से अच्छा रास्ता अपने पास वैसे है नहीं। तो देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं, और इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, मैं तुम लोगों को एक अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया तो बच्चा हुआ परेशान। यहाँ पे एक लूप रख दिया सर्कुलर, इसकी रेडियस मान लो r, और यहाँ से ये डिस्टेंस कुछ है मान लो a। तो कहा a इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन r, और इसमें कुछ करंट दे दिया I इक्वल्स टू मान लो 2t दे दिया। ठीक, इसकी रेडियस हो गई। अब कहा इससे एसोसिएटेड फ्लक्स बताओ, फ्लक्स एसोसिएटेड with this small loop। एक बात सुन लो, समझ लो, जान लो, वो क्या है। ये कंडीशन देने का कोई तो लॉजिक है। इस कंडीशन को देने का लॉजिक ये है कि ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। गर्मी लग गई। अब सुनो, एक बात मुझको ये बताओ, इस कंडीशन को देने का कोई तो लॉजिक है, यही बात चल रही थी। लॉजिक क्या है, सुनो। लॉजिक ये है कि इसमें ए आर से बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत छोटा है इसके रिस्पेक्ट में। इसका मतलब ये जो ये डिस्टेंस है ना ए, वो हर जगह ए मान सकते हो। मीन्स इसके हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मान सकते हो। इसके कारण इसके रिस्पेक्ट में चाहे ये जगह हो, चाहे ये जगह हो, चाहे ये जगह हो, ये सब एक ही बराबर मान ली जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ए काफ़ी ज़्यादा है आर के रिस्पेक्ट में, तो आर के रिस्पेक्ट, ए के रिस्पेक्ट में आर निग्लिजिबल हो गया। ठीक, तो ऐसा नहीं कि निग्लिजिबल हो गया तो फ्लक्स नहीं आएगा, कि एरिया ही बहुत कम हो गया, वो बात नहीं है। पॉइंट क्या है वो समझना। पॉइंट ये है कि ये लिख लेना, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी कंसीडर्ड, can be considered constant throughout the loop, throughout the loop। तो देखो फ्लक्स कितना आएगा, चलो ऐसे लिख लो, b इंटू पाई आर स्क्वायर म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2i ओवर 2i ओवर a इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फ्लक्स हो जाएगा। आई की वैल्यू रखने के बाद तुम चाहो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल सकते हो, तुम चाहो चार्ज निकाल सकते हो, तुम जो चाहो वो निकाल सकते हो। आई की वैल्यू 2t रखने के बाद डिफ्रेंशिएट कर लो तो ई आ जाएगा, रेजिस्टेंस डिवाइड करो तो करंट आ जाएगा, टोटल चेंज इन फ्लक्स को टाइम रेजिस्टेंस से डिवाइड करो तो आ जाएगा चार्ज। ठीक है, इतना काम कर सकते हो। अब ये कंडीशन दे के क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए ये वाला भी क्वेश्चन तुमको बताया। ठीक है, कहाँ पे कौन सी कंडीशन का लॉजिक क्या है। गलत लॉजिक ये भी है कि तुम सोचो, एक गलत लॉजिक ये है, तुम ये सोच सकते हो कि वो रेडियस बहुत कम है तो लूप ही खत्म हो गया तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ये कोई बात ही नहीं हुई, फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बना ना। अब ये हो गया। एक और क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या है। अब हमने बहुत सारे तरीके से ईएमएफ, चार्ज, इंड्यूस्ड करंट, वो सारी वैल्यू निकालनी सीखी। ठीक है, एक मैं तुमको और बता देता हूँ, और वो क्या है उसको समझ लो अच्छे से। देखो मान लो ऐसे है, ठीक है, एक मान लो अपने पास कोई ऐसे लूप है और इसको इधर लेके जा रहे हैं। वन मीटर्स, इसको अभी रहने ही दो, मोशनल ईएमएफ बताते हैं फिर करते हैं इसको। ठीक है, तो अच्छा समझ आएगा, समझ तो अभी भी आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ मोशनल ईएमएफ से करें। तो अब तुम हेडिंग डाल लो,
मोशनल ईएमएफ, ठीक है, मोशनल ईएमएफ। देखो मोशनल ईएमएफ क्या है, एक बात तो हम समझ गए थे कि किसी भी सर्किट से एसोसिएटेड अगर फ्लक्स चेंज होता है तो वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट डेवलप होता है। अब बात आती है कि मोशनल ईएमएफ, तो दिस इज द अनदर मेथड टू डेवलप द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ को डेवलप करने का दूसरा तरीका है ये। तो क्या है देखो, करते हैं। मान लो मेरे पास ये कंडक्टर है, ठीक, और इस कंडक्टर को मोशनल का मतलब मोशन दे रहे हैं इसको, ठीक है, और मान लो हर जगह यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ये कंडक्टर का नाम रख दो AB और मैग्नेटिक फील्ड B है अंदर की तरफ, ठीक है, और हर जगह है, इतनी जगह में नहीं, इसको इधर लेके जा रहे हैं। अब देखो क्या हुआ, अब ये कंडक्टर तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, ठीक। तो देखो अब ये कंडक्टर इधर जाएगा, तो ये कंडक्टर इधर जाने से इसके अंदर जो भी चार्ज है वो भी इसके साथ इधर जाएगा। तो भाई मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो उस पर फोर्स लगेगा। तो मान लो ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, अब इस पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, V क्रॉस B ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाना शुरू हो जाएगा और बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज ऊपर। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज जो होगा वो इधर वाले एंड पे इकट्ठा हो जाएगा। अब इनके एक्यूमुलेशन से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं होगा, ठीक, लेकिन जैसे जैसे एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। अब देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव सही समझ लेते हैं, इस पे मैग्नेटिक फोर्स तो ऊपर लग रहा था, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, तो इस पे इधर लगने लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, Q V क्रॉस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, दिस इज Q E एट इक्विलिब्रियम। कुछ देर के बाद क्या होगा, इक्विलिब्रियम भी आएगा। इक्विलिब्रियम क्यों आएगा, देखो जैसे जैसे ये चार्ज शुरू में क्या था, मान लो इलेक्ट्रिक फोर्स बिल्कुल नहीं था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू में नहीं था, लेकिन पहले से मैग्नेटिक फील्ड था। मैग्नेटिक फील्ड था तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, कंडक्टर की वेलोसिटी कांस्टेंट और B की वैल्यू कांस्टेंट, ठीक, सब कुछ कांस्टेंट। तो मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट मान लो 10 न्यूटन था, लेकिन शुरू में इलेक्ट्रिक फोर्स तो था नहीं। अब इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा धीरे धीरे, कैसे आएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। मान लो पहले 1 न्यूटन आ गया, फिर 2 न्यूटन आ गया, फिर ऐसे ही 10 न्यूटन आ गया। तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो वो इक्विलिब्रियम बन जाएगा, इस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, फिर कोई चार्ज ऊपर नहीं जाएगा ना नीचे जाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, फिर और इससे ज़्यादा एक्यूमुलेशन चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब एट इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, वेक्टर में ही लिख ले क्या, ठीक है, बाकी सब कुछ तो परपेंडिकुलर है, तो अगर ऐसे लिखोगे तो QBB इज इक्वल्स टू QE आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से E इज इक्वल्स टू VB आ जाएगा। ये तुमने थोड़ा सा पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन मुझको चाहिए वोल्टेज। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, तो देखो E इज इक्वल्स टू क्या होता है, dV ओवर dr। E इज इक्वल्स टू और क्या लिख सकते हैं, V ओवर L। अगर मान लो इस कंडक्टर की लेंथ L है तो V इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, E इंटू L, ठीक है। अगर हम उसमें लिखें वेक्टर में तो E डॉट L या फिर dV इज इक्वल्स टू E डॉट dr, ठीक है। माइनस वाइनस होता है, माइनस से हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, हम स्केलर क्वांटिटी निकालना है। तो यहाँ से E इज इक्वल्स टू किधर गया, V इज इक्वल्स टू E इंटू L होता है, तो V इज इक्वल्स टू E इंटू L से, तो ऐसे अगर लिखोगे तो V इज इक्वल्स टू BBL आ जाएगा। अगर वेक्टर लिखना है तो वेक्टर ऐसे लिख लो, वेक्टर फॉर्मेट। मैग्नीट्यूड की इक्वेशन ज़्यादा यूज होगी इसलिए वही बता दी। अगर वेक्टर वाली इक्वेशन ही लिखनी है तो यहाँ से लिख लो। देखो अगर तुम देखो तो Q E इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B, ये कट गया। अब E की जगह क्या लिख सकते हैं, E की जगह E इज इक्वल्स टू डी बी ओवर डी आर, V इज इक्वल्स टू E इंटू L, ठीक है। तो E की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख लो। E की जगह हम लिख सकते हैं
दिस इज ये इक्वेशन आ गई, दिस इज V क्रॉस P, ये इक्वेशन आ गई। अब देखो यहाँ से दोनों साइड E डॉट एल कर लो, E डॉट एल कर लो, तो चाहे पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, L डॉट V क्रॉस P, ठीक है। तो इसको V लिख लो, L डॉट V क्रॉस। एक बात सुनो समझो जानो, वेक्टर रिलेशन केवल डायरेक्शन के लिए, जब भी मैग्नीट्यूड की इक्वेशन लिखनी डायरेक्ट V लिख लेना, ठीक। E आ गया, E इंटू एल होता है V, तो V चाहिए तो दोनों साइड L से कर लिया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब L से कर लिया मल्टीप्लाई तो ये V बन गया। अब देखो ये है, इसे बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। L को चाहे बाद में मल्टीप्लाई करो चाहे बाद में पहले कर लो, एक ही बात है। ये एक वेक्टर आएगा और दूसरा वेक्टर ये है, L इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ठीक है। दोनों एक्सट्रीम, जिन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं उन्हीं के बीच की डिस्टेंस है ये, सीधी डिस्टेंस मीन्स डिस्प्लेसमेंट लाइक। तो L डॉट, L को बाद में भी लिख सकते हो क्योंकि इधर स्केलर क्वांटिटी है, V स्केलर क्वांटिटी है, तो जब स्केलर होता है तो वेक्टर को आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई सा पहले कोई सा बाद में लिख सकते हैं। इन दोनों का एक वेक्टर आएगा, उसके साथ ये वाला वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बनाएगा, तो दिस इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एक बेनिफिट है, तुम तो V भी याद कर लो, वेक्टर में याद करना है तो ऐसे कर लेना बाद में, ठीक है। देखो दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी समझो। प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हो गए, इफ एनी टू वेक्टर्स इन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाउंड पैरेलल, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी जीरो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी जीरो मीन्स कोई भी दो, ये लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ। इफ any two vectors found to be parallel then scalar triple product will be zero। कोई से दो वेक्टर तीन में से पैरेलल मिले तो टोटल जीरो हो जाएगा, वो आगे तुम्हारे काम आएगा, ठीक है। तो वेक्टर रिलेशन डायरेक्शन निकालने के लिए, वैसे तो डायरेक्शन समझदारी से निकालेंगे। डायरेक्शन में क्या पूछी जाएगी वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। डायरेक्शन ये पूछी जाएगी कि कौन सा हायर पोटेंशियल होगा कौन सा लोअर पोटेंशियल, तो वो V क्रॉस B तुमको बता देता है कि ऐसे जा रहा है कंडक्टर, अंदर मैग्नेटिक फील्ड, तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है ना ये वाली, तो पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर फोर्स लगता है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव पूछा जाएगा कौन सा हायर पोटेंशियल कौन सा लोअर पोटेंशियल, तो वो तुम निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए VBL, ये मैंने तुम्हें ऐसे ही दे दी, ठीक है, कि आगे मान लो कोई प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन बना, हालांकि हो ऐसे भी जाएगा लेकिन इक्वेशन तो पता होनी चाहिए ना, इसलिए दे दी। इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, हालांकि मैंने बताया है तो मैं तुमको इसका भी यूज़ करके दिखा दूंगा, तुम अपने आप से सोच लेना कि तुमको कौन सा ईजी लग रहा है, ठीक है। तो मिटा देते हैं इसको, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम समझ गए कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल हुए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है जीरो। देखो एक बात सुनो समझो, अब ये जो था वो ऐसे करके बन गया, ऐसे, ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल और इसकी वैल्यू BBL, ये आ गया एक तरीके से वोल्टेज, ठीक है। मतलब कंडक्टर दैट इज नो मोर द कंडक्टर इज नाउ लाइक द सेल और बैटरी बन चुका है वो, ठीक है। इस टाइप की बैटरी ऐसी तो होती थी, एक हायर पोटेंशियल और अगर इसी में तुम इसमें कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो लाइक दिस, तो इसमें एक करंट डेवलप हो जाएगा एंड दिस करंट विल बी वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस एंड दिस करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज, हमेशा याद रखना मोशनल ये वो BBL बन जाएगा, तो ये करंट आ जाएगा। अगर इसके अक्रॉस पावर निकालना है, पावर अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, पावर आउटपुट, तो वो I² R होता है, तुमको पता है इलेक्ट्रिसिटी में, तो B² L² ओवर R² इंटू R कट जाएगा, तो पावर आउटपुट कितना मिलेगा B² P² L² ओवर R। तो करंट पावर जो चाहे वो लिख सकते हो, मीन्स अब वो कंडक्टर नहीं रहा, वो एक बैटरी बन गई, वो एक सेल बन गया, ठीक है। तो ये करंट और ये सब लिख सकते हैं। अब आगे के केसेस को पहले और समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।
जो अपने पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आया था वो कुछ ऐसा था, दिस इज V क्रॉस B। जिसको नहीं पता है, दिस इज लाइक डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो भी कौन से, हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। V क्या था ये, दिस वॉज वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, ये क्या था, ये मैग्नेटिक फील्ड था। सब जानते हैं इन सब बातों को, ठीक है। अब देखो इधर एक ये कंडक्टर, मान लो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है, ठीक, और इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी और ये लेंथ तो ऐसे है ही, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, कितना आएगा इसके अक्रॉस वोल्टेज डेवलप, सोच के बताओ। मैग्नेटिक फील्ड अपने पास है और सब जगह है, वो अंदर है, इसमें कितना है, इसमें देखो लेंथ वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल हो गया तो वोल्टेज जीरो हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या, दूसरा तरीका ये कि अगर तुम देखो तो V क्रॉस B, ये क्या बना, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर तुम देखोगे इस केस में दो वेक्टर हो गए पैरेलल, उसी से निकाल लो, दो वेक्टर पैरेलल हुए तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो गया, ज़ीरो। क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो गया, ज़ीरो। नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट तो चलो ज़ीरो नहीं हुआ क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं हुआ, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट तो आ जाएगा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट किधर आया, V क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट इधर आया, दिस इज V क्रॉस B। अब V क्रॉस B और ये लेंथ वेक्टर हो गया परपेंडिकुलर, और डॉट प्रोडक्ट था वो लेंथ वेक्टर के साथ, इसका इसके साथ तो डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर एंगल 90 हो गया तो ज़ीरो हो जाए। दूसरा मैंने बताया कि कोई भी दो पैरेलल हो गए तो ज़ीरो, तो यहाँ पे वोल्टेज आया ज़ीरो। इस केस में जब भी ऐसे वेलोसिटी दिखे तो कंपोनेंट बनाना, ये वाला V साइन थीटा, ये वाला इधर V कॉस थीटा। V कॉस थीटा तो कुछ करेगा नहीं, V कॉस थीटा, ये वाला वेलोसिटी तो लेंथ के पैरेलल हो गया, ये वाला केस बन गया, तो ये वाला काम आएगा, एंड दिस इज VVL साइन थीटा, या फिर ऐसे लिख लो VL और V साइन थीटा, ठीक है। लेंथ के परपेंडिकुलर, लेंथ के अलोंग कंपोनेंट बनाना हमेशा। तो मैंने VVL होता था, VL ऐसे ही लिखा, वेलोसिटी जो होती थी वो वेलोसिटी इज नॉट V, दिस इज V साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल, तो VVL साइन थीटा ऐसे करके आ जाए, तो ये लिख दिया, दिस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। हायर कौन सा, वही है V ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, V क्रॉस B, दिस विल बी हायर पोटेंशियल एंड दिस विल बी लोअर, ठीक है। आई बात समझ, इतना काम कर सकते हैं। और देखो अगर तुम्हारे पास कोई भी इरेगुलर, मैं 3 केसेस ले रहा हूं, कोई भी ऐसा अजीबोगरीब शेप का हो कोई कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह किधर है, अंदर, हर जगह है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जब तक नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड में ये मान लो L, ये मान लो L और ये परपेंडिकुलर, इनसे एसोसिएटेड मोशनल ईएमएफ कितना होगा। तो देखो इनका एक तो शॉर्टकट तरीका ये है कि दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, तो ये 90-90, तो ये सीधे सीधे, ठीक, तो ये आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये √2L हो जाएगा, तो इसमें आएगा VBL और L कितना होगा, √2L, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। बाकी मैग्नेटिक फील्ड तो लेंथ के, वेलोसिटी ऐसे, लेंथ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये हायर पोटेंशियल बनेगा और ये लोअर, बिल्कुल वही वाला केस। इसमें भी पहले इसी को समझ लेते हैं।
इसको देख लो, अगर इसको देखोगे तो ये ऐसे मिला दो, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे कहूँ इसकी रेडियस डिफाइन कर देते हैं, मान लो इसकी रेडियस r थी, तो इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी 2r, इफेक्टिव लेंथ वही डिस्प्लेसमेंट वाली। तो VBL कितना हो जाएगा, VBL को ऐसे लिखना शुरू करो, इफेक्टिव लेंथ, तो ये कितना आएगा VBL कितना 2r। इफेक्टिव लेंथ लेनी दोनों पॉइंट्स के बीच की सीधी डिस्प्लेसमेंट लाइन, इसीलिए मैंने उसमें लिखा था कि वो डिस्प्लेसमेंट है L, दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन। जैसे ये वाला था, इसमें मैं ये दूंगा 2,3 इसके कोऑर्डिनेट्स, और इसके मान लो 5,7, ठीक। ऐसे है, इसमें ज़्यादा कुछ उल्टा सीधा नहीं करते, मैं थोड़ा सा सही करके बना देता हूँ, बाकी सब कुछ आगे डिटेल में देखते जाएंगे। ये मैं कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इफेक्टिव लेंथ वाला केस, ठीक है। तो ये हो गया, मान लो ये L है, ठीक। तो ये वेलोसिटी तो कितना आएगा VBL, ठीक है। मीन्स वही दो पॉइंट्स मिलाने हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि डिस्प्लेसमेंट सोच के वो लेंथ लिखो और कर डालो, कोई इशू नहीं, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, एक तो तरीका ये समझ आएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन चलो सियोरिटी के लिए थोड़ी सी और मेहनत कर लेते हैं, ठीक है। मिटा दें इनको, तो इतना समझ में तो आया है, लेकिन चलो इस पे एनालिसिस थोड़ा सा और कर लेते हैं। देखो एक से समझ लेते हैं, बाकी क्वेश्चन करना है वो हमारा हो जाएगा। देखो वो क्या है कि मेरे पास ये था, ठीक। अब एक बात सोचो कि मैंने कहा सब जगह मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल हर जगह है, ठीक है। मैं इस लूप को पूरा कर लूँ ऐसे, ठीक है। अगर मैं इस लूप को पूरा कर लूँ और फिर इस लूप को मूव कराऊँ, तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगा क्या भाई? कॉज क्या है? मोशनल ईएमएफ का कॉज, या कोई भी ईएमएफ का इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉज क्या है? कॉज ये है कि अगर किसी सर्किट से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तब उसमें ईएमएफ आता है या करंट आता है, ठीक। अगर ये लूप पूरा कर दिया और सब जगह मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं इसको मूव कराते रहो इधर से इधर, इससे एसोसिएटेड लूप से एसोसिएटेड लूप है, इस समय लूप कर दो पूरा, फ्लक्स चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों? हर जगह मैग्नेटिक फील्ड वही है, यूनिफॉर्म है, तो इस एरिया से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा कांस्टेंट। तो इस लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना, नेट मोशनल ईएमएफ, नेट ईएमएफ बोलो, मोशनल ईएमएफ बाद में बोले, नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा? 0। नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा? 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस कंडक्टर में तुमने ये कंडक्टर जोड़ दिया तो टोटल वी नेट कितना हो गया? 0। इसका मतलब इसमें तो कुछ आया था, तो कहने का मतलब जितना इसमें आया है, ऐसे समझो, जितना इसमें आया है उतना ही इसमें आया है, तभी इसको इससे जोड़ा और अपोजिट भी आया है, ठीक है। तो कहने का मतलब जितना इसमें आया है उतना ही इसमें आया, तो इसीलिए इसको इससे रिप्लेस किया जा सकता है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इसको लगा के। तो ये दूसरा तरीका हो गया समझने का। ये क्या हो गया? दूसरा तरीका समझने का। सही है। कहने का मतलब टोटल 0 कैसे होगा? जितना इन दोनों में मिलके आएगा उतना ही इसमें अकेले आएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में इन दोनों में आएगा, कैसे आएगा? ऐसे आएगा, इन दोनों में ऐसे आएगा और इसमें ऐसे आएगा, समझ रहे? तभी क्या बनेगा? एक लूप ऐसे बनेगा, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो अगर इसमें 0 होगा तो मैं कहूँगा ये मान लो V1 V2 V3, तो बनेगा V1 ऐसे लगाओ क्लॉकवाइज कर जाओ वोल्टेज लगाओ, V1 माइनस V2 माइनस V3 इज इक्वल टू 0, तो V1 इज इक्वल टू V2 प्लस V3। मीन्स इसका अकेले इन दोनों के सम के बराबर होगा और अपोजिट ही होगा। देखो ये वाला प्लस का, ये दोनों माइनस के, तभी जाके वो कैंसिल आउट करेगा। क्योंकि ये बात समझ आ गई कि अगर पूरा लूप होगा तो उससे एसोसिएटेड नेट ईएमएफ 0 होगा, तो इसीलिए इन दोनों का जितना होगा वो उसका अकेले उतना होगा और अपोजिट होगा, वो बात है ये।
तो तुम दो तरीके से तुम्हारे पास सॉल्यूशन का मेथड है, या तो तुम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट वाला फंडा लगा के कर लो और समझना है तो ये तरीका है, लूप को पूरा कर लो, फिर ये जो तुमने पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा लगाया उसमें उतना ही आएगा जितना इस पूरे वाले में पहले से आएगा। ठीक है, ये जो गिवन था उसमें जितना आएगा। आई बात समझ? ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलो फिर और बाकी बाद में करते हैं, अभी इतना ही रहने दो, फिर मिलते हैं। ओके बाय।